नमस्कार। आपको याद होगा सन 99 में करगिल के एक युद्ध हुआ था, जंग हुई थी करगिल में। हालांकि उसे बैटल कहा जाता है। ये 1971 में पाकिस्तान की जब शिकस्त हुई थी, जब बांग्लादेश बना था 1971 के बाद 28 साल बाद पाकिस्तान ने हिमाकत की। बीच में स्मॉल फायर आर्म इंडक्शन होता रहा, आतंकवादियों को बढ़ावा मिलता रहा, घुसपैठ होती रही, लेकिन इस तरफ फौज का आमना सामना करगिल में हुआ 28 साल बाद। बिल्कुल वैसे ही सन 62 में चीन के साथ जंग हुई थी, उसके 45 साल बाद अब जिस स्तर का आमना सामना हो रहा है उस स्तर का तो नहीं, मतलब उससे भी ज़्यादा स्तर का हुआ था, लेकिन वो सिर्फ सेक्टर्स में था। सन 67 में जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और उसके बाद सन राजीव गांधी के वक्त पर भी ऐसा हुआ था। पहली दफ़े ऐसा हो रहा है कि आमना सामना हुआ है, और ये बहुत ही गंभीर मोड़ ले लिया अब तो। भारतीय फ़ौज के एक प्रवक्ता ने कहा है, उनकी स्टेटमेंट है कि ये हिंसात्मक आमना सामना है। और जब फ़ौजें वापस हो रही थी, पीछे जा रही थी, चीन की फ़ौज थोड़ी पीछे जा रही थी, हम पीछे जा रहे थे। हम क्यों पीछे जा रहे थे? अगर हमारा दावा है कि हमारी टेरिटरी है, हमारी ही सरजमीन है, हमारी ज़मीन है, हमारा इलाका है, तो हम पीछे क्यों जा रहे थे? बहरहाल, तो ड्यूरिंग द de-escalation process underway in the Galwan Valley, a violent face-off took place yesterday night with casualties. The loss of lives on the Indian side includes an officer and 2 soldiers. ये भारतीय फौज के प्रवक्ता का कहना है कि जब ये फौजें पीछे पीछे जा रही थी तभी आमना सामना हो गया, जिसमें हमारे एक कर्नल और 2 जवान शहीद हुए हैं। और कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि मतलब चीनियों ने क्लब्स जो होते हैं ना, बेटन्स, डंडे, मोटे डंडे, उन पर कांटे वाली तारें भी लगा रखी थी वगैरह। तो ये आमना सामना फिजिकल हुआ था, गोली से नहीं हुआ था। और दूसरी तरफ जो चीन का जो है, चाइनाज़ ग्लोबल टाइम्स, जिसे सरकारी माना जाता है, उन्होंने भी कहा है कि हाँ, मौतें हुई हैं, और चीन ने माना कि उसके लोगों की भी मौत हुई है। अभी ऐसा क्यों है? मतलब ये हालात क्यों आ गए कि एक तरफ तो झूला झूलना और जप्फी, और दूसरी तरफ ये हालात ऐसे आ गए हैं। तीसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जो मेजर जनरल हैं दोनों देशों के, वो सहमत हो गए हैं कि बातचीत के ज़रिए इसका हल निकाला जाए। लेकिन सवाल ये है कि अगर समस्याएं बड़ी हैं, पुरानी हैं, तो क्या मिलिट्री के स्तर पर, मेजर जनरल के स्तर पर वो उनका हल निकाला जाएगा, या सरकार के स्तर पर, केंद्र सरकार के स्तर पर, विदेश मंत्री के स्तर पर, और फिर प्रधानमंत्री के स्तर पर? तो जो फौज है वो तो सरकार के हुक्म के मुताबिक काम करेगी, लेकिन इस तरह के जो मसले हैं जो सालों साल से चले आ रहे हैं, उनका हल फौज नहीं निकाल सकती है। बहरहाल, रक्षा मंत्री ने मीटिंग की है, जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल बिपिन रावत, 3 सेनाध्यक्षों और विदेश मंत्री जो हमारे हैं एस जयशंकर, और इस पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है उसका जायज़ा लिया गया है। ये बात भी है कि मतलब ये वाली इस बार की जो घुसपैठ है वो पहले वाले मामलों से अलग है। ये लोकल इंट्रूजन नहीं है कि मतलब LAC को लेकर गलत फहमी हो गई कि ये हमारा इलाका है या नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो डिफाइंड नहीं है अभी भी। परसेप्शन की बात है, कुछ इलाकों को चीन अपना कहता है, कुछ को हम अपना कहते हैं। बहरहाल ये वो लोकल इंट्रूजन नहीं है, ये आमना सामना हुआ है इस तरह से। और चीन को भारत से कई शिकायतें, और भारत को भी चीन से कई शिकायतें हैं। हम पिछले काफ़ी सालों से अपनी रक्षा तैयारियों को मजबूत करने के लिए वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते आ रहे हैं। उधर चीन जो है पाकिस्तान के साथ मिलकर एक कॉरिडोर बना रहा है, और ये शिकायत हमारी है। ये है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसमें चीन ने करीब $50 लाख का निवेश किया है। अब सवाल वही रुका हुआ है कि ये समस्या का हल कैसे होगा। अभी टेलीग्राफ की एक खबर और भी थी कि शायद और झड़प हो रही है। बहरहाल, हम ये मानते हैं, हमारा ये मानना है कि जैसे पहले कहा कि जो मेजर जनरल लेवल के स्तर की बैठक है, या उससे भी बड़े फौजी अफसरों के स्तर की बैठक है, या चीफ्स ऑफ आर्मी की स्टाफ की स्तर की बैठक हो, वो नीतिगत फैसले नहीं ले सकते हैं, पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। वो हमारी सरहदों की हिफाजत कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। नीतिगत फैसलों के लिए कोई ऐसा दिमाग, कोई ऐसा विजन, कोई ऐसी सोच चाहिए जो पुराने झगड़ों को भी ख़त्म करे और रिश्ते बेहतर कायम हो। क्या वो हमारे पास ऐसी सोच, ऐसा दिमाग, ऐसा नेतृत्व है? ये देखना बाकी है। सिर्फ जैसे मैंने पहले कहा, सिर्फ निजी केमिस्ट्री के मिलने से काम नहीं बनता। जो डिप्लोमेसी होती है, कूटनीति होती है, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है। इट्स ए वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो सालों साल में इवॉल्व होता है। वरना
ये संयोग नहीं है कि एक तरफ पाकिस्तान हमें तंग कर रहा है, दूसरी तरफ नेपाल ने गुर्राना शुरू कर दिया है इलाकों को लेकर, यही कि कौन सा इलाका किसका है, और तीसरी तरफ चीन अगेन एक बार फिर भूमि को लेकर आमने सामने है। ये तीनों देश अगर आपस में मिलकर बात कर रहे हैं और कोई कोऑर्डिनेशन है इनमें, तो हमारे लिए ऐसे दौर में जहां कोरोना से सारा देश संक्रमित है, जहां अर्थव्यवस्था की कमर टूट चुकी है, ऐसे में 3 देशों का प्रेशर ऊपर से हमारे लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकता है। कलकत्ता से एक अखबार निकलता है, उसका नाम है द टेलीग्राफ, और उसकी एक रिपोर्ट है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर एक भारतीय गांव है। ये गांव पहले बांग्लादेश का हिस्सा था, लेकिन जब बांग्लादेश से हमारे जो एनक्लेव जोन की अदला बदली हुई, ज़मीन का समझौता हुआ, तो ये गांव भारत में आ गया। तो ये जो गांव है उसमें बहुत सारे लोगों ने बार्टरिंग शुरू कर दी है। बार्टरिंग माने सामान का लेन देन। क्यों? क्योंकि कैश नहीं है, पैसा नहीं है, नकद नहीं है। बहुत अरसे से बहुत से अर्थशास्त्री मांग करते आ रहे हैं, कुछ नेता राहुल गांधी जैसे वो भी मांग करते आ रहे हैं कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए लोगों के जेब में, ताकि उनके पास परचेजिंग पावर तो हो। एक फिगर ये थी कि कम से कम 8,000 रुपया हर प्रति व्यक्ति दिया जाए, एक ये थी कि 10,000 रुपये कम से कम दिया जाए, लेकिन कैश ट्रांसफ़र हो। लेकिन सरकारें ये चाहती हैं कि लोग बाग छोटे छोटे लोग भी कर्जा लें और उससे अपने काम धंधे शुरू करें। बहरहाल ये रिपोर्ट मैं आपको पहले बता दूँ, स्टार्टेड बार्टरिंग। दोनों जब लॉकडाउन शुरू हुआ तो सरकारों ने, बंगाल की सरकार ने भी, ममता बनर्जी, और केंद्र ने भी राशन के ज़रिए ज़्यादा चावल देने का फ़ैसला किया था, ज़्यादा राशन देने का फ़ैसला किया था राशन कार्ड होल्डर को। अब इसकी वजह से ही ये बार्टर सिस्टम शुरू हो गया है कि मैं तुम्हें कुछ और दूँ, तुम मुझे बदले में कुछ और दो। समस्या सिर्फ इतनी होती है कि इसकी वैल्यू कौन तय करेगा कि 5 किलो चावल के बदले में कितना सरसों का तेल, कितना नमक, कितने मसाले वगैरह होंगे। तो अभी तो फ़िलहाल इंडियन करेंसी जो हमारी है उसी की जो वैल्यू है उसके मुताबिक चल रहा है, लेकिन ये कब तक चलेगा देखना बाकी है। सिर्फ चावल ही इस लेन देन का हिस्सा नहीं है, जो और भी हिस्से मैं आपको बता देता हूँ। एक शख्स है वहीं गांव में, वो पशुपालन करते हैं, तो वो मक्का ले रहे हैं एक किसान से हर रोज़, क्योंकि मक्का पशुओं को खिलाया जाता है, बदले में उसके दूध दे रहे हैं। एक और शख्स है जिसका बहुत बड़ा तालाब है, वो मछली देकर पैडी हस्क यानी चावल धान की जो भूसी होती है वो ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि मछलियों को खाना खिलाया जाता है, उसका खाना खिलाया जाता है। एक साथ ही में एक और गांव है, उसमें बहुत सारे ऐसे गांव वाले जिनके पास कैश नहीं है, उन्होंने बार्टर के लिए लेन देन का फैसला किया है। बार्टर सिस्टम का मैं छोटा सा आपको इतिहास बता दूं, ये 6000 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया में हुई थी, जब वहाँ एक महामारी फैली थी, तो ज़िंदा रहने के लिए लोगों ने सामान का आदान प्रदान शुरू किया था। जब इंसानियत की शुरुआत हुई, जितनी जानकारी हमारे पास है, जितना ज्ञान हमारे पास है आज के दिन इंसानों के पास, वैसे तो सारा ज्ञान इंसानी दिमाग से ही निकला है। अगर ये परिकल्पना होती कि आकाशवाणी हुई तो वो भी इंसानी दिमाग की ही उपज होती है कि हाँ आकाशवाणी नाम की कोई चीज़ होती है। बहरहाल इंसानियत की जब से शुरुआत हुई तब से ही ये लेन देन बार्टरिंग जो है, सामान का लेन देन बार्टरिंग, ये चलता आ रहा है। जब से इंसान ने, मानव जाति ने पशुपालन शुरू किया, तब से जो शुरुआती जो उसकी शक्ल थी बार्टर की, वो थी मतलब कैटल, मवेशी, साथ साथ ही सब्जियां और अनाज। पहली करेंसी जब आई, कहा जाता है कि किंग एलिटिस लीडिया के जो राजा थे, जो अब टर्की का हिस्सा है, वो 600 BC में आई, 600 ईस्वी पूर्व, जबकि 6000 साल पहले भी बार्टर की शुरुआत हुई थी। मैंने आपको बताया था ये 600 ईसा पूर्व आई थी पहली करेंसी, जब एक पहला सिक्का ढाला गया था, गढ़ा गया था, उस पर एक दहाड़ते हुए शेर का इम्प्रेशन भी था, इम्प्रिंट भी था। फिर 1661 तक कॉइन्स के साथ साथ नोट्स भी आने शुरू हो गए, करेंसी नोट्स भी आने शुरू हो गए। इसके पीछे अवधारणा ये थी कि सरकारें संगठित हो गई हैं, सरकारों का सिक्का चलता है, लोगों को भरोसा है, इसलिए वो करेंसी का इस्तेमाल करें, कागज़ की करेंसी का। मसलन हमारा जो 2000 रुपये का नोट है जैसे हमारे यहाँ, अब उस नोट की अपनी कीमत 2000 नहीं है, वो तो बहुत ही कम होगी, लेकिन क्योंकि सरकारें इकबाल से चलती हैं, डंडे से नहीं चलती,
और डिनायल से नागरिकों को मतलब तड़पने दो, भूखा छोड़ दो, इससे नहीं चलती। लोग यकीन करते हैं कि हाँ 2000 नोट है, 2000 का नोट है, तो इसकी जो वैल्यू है उसकी चीज़ें हमें ये कागज़ का टुकड़ा देने से मिल जाएगी। ये सरकारों पर भरोसा होता है। इन गाँवों में क्या हो रहा है, यहाँ सिक्का है ही नहीं सरकार का, इसलिए लोग इस बात पर मजबूर हो गए हैं कि 6000 ईसा पूर्व पुरानी परंपरा को, एक चलन को उन्हें अपनाना पड़ रहा है। एक हाथ ले एक हाथ दे। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा और बता दूं, ये 5000 ईसा पूर्व से शुरू हुआ सिलसिला 600 BC तक चलता रहा सिक्कों का। उसके बाद फिर करेंसी नोट्स आए, जैसे मैंने आपको बताया। और सबसे पहले अर्लीस्ट नोन पेपर मनी जो है करेंसी कागज़ की, वो चीन में आई। वहाँ पर 960 ईस्वी में चीन में आई। उसके अलावा हालात ये हैं कि इस वक्त लोगों के पास कैश की कमी है। मैं आपको ये क्यों छोटा सा एक जायज़ा दिया, टेलीग्राफ की रिपोर्ट थी, तो ये हो सकता है, ये हमने बहुत पहले ही देख लिया था कि जिस तरह से कैश की कमी होने जा रही है जब नोटबंदी हुई थी, तो उसी वक्त ही हमें एक अंदेशा हो गया था कि शायद वो दिन भी आ जाए जब लोग बार्टर शुरू कर दें, सामान दे के सामान लेना। इसमें समस्या सिर्फ यही होगी कि ऐसे ईमानदार इवेल्यूएटर्स कौन से होंगे जो वैल्यू लगा सके कि हाँ 5 किलो मछली के बदले आपको 10 किलो चावल मिलेगा। ये इस तरह का डिटर्मिनेशन कौन करेगा। हालात ऐसे बन रहे हैं, ऐसी खबरें आनी शुरू हो चुकी हैं। ये टेलीग्राफ की रिपोर्ट थी जो मैंने आपको बताई। नमस्कार।